नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल एसी वेवफॉर्म इज रेफर्ड एज। देखो क्वेश्चन कहता है कि इफेक्टिव वैल्यू जिसको हम कहते हैं RMS वैल्यू, तो इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम पीक फैक्टर कहेंगे, या फिर लोड फैक्टर, या फिर डिमांड फैक्टर, या फिर फॉर्म फैक्टर। तो इसका आंसर होगा इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, RMS वैल्यू जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है 1.11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोसोडियल एसी वेव फॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1.11 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 फॉर्म फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई RMS वैल्यू। और लोड फैक्टर एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, यह होता है उसका फॉर्मूला। डिमांड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड। ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट पोल टाइप रोटर इज यूज इन डैश स्पीड अल्टरनेटर। देखो जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है उसको हम स्लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं, या फिर एक्सट्रीमली हाई स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं, या फिर ओनली हाई स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं, या फिर मीडियम और हाई स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है इसको हम स्लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो रोटर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है साइलेंट पोल टाइप, दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप। देखो ये जो होता है ये हमारा साइलेंट पोल टाइप होता है और ये होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है। जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है इसको हम स्लो और मीडियम स्पीड के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है इसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। और जो स्लो और मीडियम होता है ये हमारा जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, जहाँ से पानी से जहाँ पर बिजली बनता है वहाँ पर हम ये साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं। और जो नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है इसको हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और एक डिफरेंस बनता है इनके दोनों के बीच में, जो साइलेंट पोल टाइप होता है इसका एक्सियल लेंथ स्मॉल होता है, लेकिन जो नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है उसका एक्सियल लेंथ क्या होता है, ज़्यादा रहता है। ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है इसको हम स्लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर रन मोटर इज डैश टाइम ऑफ फुल लोड टॉर्क। क्वेश्चन कहता है कि कैपेसिटर रन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से कितना टाइम ज़्यादा रहता है, कितना टाइम होता है, 5 गुना होता है, या फिर 2 टाइम्स, या फिर 6 टाइम, या फिर 3 टाइम्स। तो इसका आंसर होगा कैपेसिटर रन मोटर की स्पीड हमारा की स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से 3 टाइम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये कैपेसिटर रन मोटर क्या होता है, देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है कैपेसिटर रन मोटर। पहला को देखो क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, तो स्टार्टिंग के लिए एक कैपेसिटर और कैपेसिटर रन मीन्स रनिंग के लिए एक कैपेसिटर। तो इस मोटर में 2 कैपेसिटर का यूज किया गया है। देखो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। देखो जो स्टार्ट कैपेसिटर होता है ये होता है वो स्टार्ट कैपेसिटर, और जो रनिंग कैपेसिटर होता है ये होता है वो रनिंग कैपेसिटर। तो देखो जब मोटर स्टार्ट होता है तब ये जो स्टार्ट होता है ये देखो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये मोटर स्टार्ट होने से 75% जब स्पीड अचीव करता है उसके बाद ये जो कैपेसिटर होता है ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्कनेक्ट होता है। देखो ये जो स्विच लगा हुआ है इसे ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जब ये मोटर 75% स्पीड अचीव कर लेता है उसके बाद क्या होगा नहीं, जो हमारा ये जो स्विच है ये डिस्कनेक्ट होगा। जब ये स्विच डिस्कनेक्ट होगा तो उसके सीरीज में ये जो हमारा कैपेसिटर है ये भी डिस्कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर था ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो रनिंग करता है सिर्फ इसी कैपेसिटर से मोटर रनिंग करता है। तो इसीलिए इस मोटर को क्या कहा जाता है ना, कैपेसिटर रनिंग मोटर। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमारा
फुल रोटर की 3 टाइम होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ द टिप ऑफ सेंटर पंच इज, देखो जो सेंटर पंच होता है उसकी टिप एंगल कितना होता है, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 75 डिग्री। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सेंटर पंच होता है इसकी टिप एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो जब पंच होता है नॉर्मली 3 टाइप का होता है, एक होता है सेंटर पंच, दूसरा होता है डॉट पंच और तीसरा होता है प्रिक पंच। तो जो सेंटर पंच होता है इसका एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। डॉट पंच का रहता है 60 डिग्री और जब प्रिक पंच होता है उसका 30 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, सेंटर पंच का जो टिप एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द मैग्नेटाइजिंग करंट, देखो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज में रहता है, या फिर सप्लाई वोल्टेज के ऑपोजिट फेज में रहता है, या फिर सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लीड में रहता है, या फिर सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग में रहता है। तो इसका आंसर होगा आइडियल ट्रांसफार्मर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो सप्लाई वोल्टेज की 90 डिग्री लेग पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें ये जो V1 है ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है और ये IM वाला लाइन है ये होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो देखो ये है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये होता है सप्लाई वोल्टेज V1। तो देखो ये V1 से हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट 90 डिग्री लेग पर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंप हैज मोर रेजिस्टेंस, देखो ये तो 4 लैंप है, एक है 200 वाट 250 वोल्ट, दूसरा है 100 वाट 250 वोल्ट, 60 वाट 250 वोल्ट, 40 वाट 250 वोल्ट। इनमें से कौन सा लैंप का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला आता है P = V² डिवाइड बाई R, और अगर हम इसको ये जो R है अगर इधर लाएंगे तो R = क्या होगा, V² डिवाइड बाई P, यह होता है फॉर्मूला। तो देखो ये जो V है ये वोल्टेज सबका बराबर है 250 250 250, तो जितना सारा लैंप है सबकी वोल्टेज 250 वोल्ट है। तो इसमें क्या होगा, जिसका वाटेज ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जिसका वाटेज पावर मीन्स पावर का यूनिट वाट होता है, जिसका पावर या फिर वाटेज कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन में क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मीन्स जिसका पावर या फिर वाट कम रहेगा। सबसे कम किसका है, देखो 40 वाट। तो ये 40 वाट वाला जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ AC मोटर द फील्ड वाइंडिंग वुंड, देखो एक AC मोटर की कौन सी टीथ पोल और स्लॉट, इनमें से कौन सी जगह पर हम फील्ड वाइंडिंग को वुंड किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जो AC मोटर होता है इसकी स्लॉट में, ऑप्शन नंबर 4 AC मोटर की स्लॉट में हम फील्ड वाइंडिंग को वुंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन द आर्मेचर वाइंडिंग वुंड एज ए लैप डुप्लेक्स ए 3 पोल DC मशीन। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है कि 3 पोल DC मशीन है जिसमें लाप वाइंडिंग किया गया है, लाप डुप्लेक्स वाइंडिंग किया गया है, तो उसमें कितना, उसके आर्मेचर में कितना पैरेलल पाथ रहेगा, 6 18 3 या फिर 12? तो इसका आंसर होगा, देखो पहली बात देखो 3 पोल है, लाप वाइंडिंग में क्या होता है, जितना पोल उतना पैरेलल पाथ होता है, देखो 3 होगा। तो देखो डुप्लेक्स मतलब 6 × 2 12 होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, 12 पैरेलल पाथ इसमें होते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, देखो इधर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, फ्लक्स मीटर है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है और मूविंग आयरन है। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करते हैं? तो इसका आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब फ्लक्स मीटर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है, जब फ्लक्स मीटर होता है उसी में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस आर हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर आर क्लासिफाइड, देखो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो क्लास A में जाता है, या फिर B में, या फिर C में, या फिर D में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हेलोन टाइप
फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम क्लास सी कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।